ओके चलो। चलो शुरू करें। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में किस तरह से कोई पार्टिकल मोशन करेगा, इसका पूरा स्टडी हमको इस चैप्टर के अंदर करना है। जब हम थोड़े से फिजिक्स में बात करते हैं तो अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं, बेसिक मैथ्स पढ़े हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़े हैं, फिर वेक्टर को अलग से पढ़े हैं, तो ये सारी चीज़ें ना एक तरीके से मसाले हैं जो हमें पूरे फिजिक्स को पढ़ने में हेल्प करने वाले हैं। रियल में देखा है तो फिजिक्स का जो चैप्टर होता है स्टार्ट यहाँ से होता है। ठीक है, वो सारा कुछ क्या है, वो बहुत ही जरूरी पार्ट था जिसके बिना हमें बाकी चैप्टर समझना मुश्किल था। लेकिन फिजिक्स को जो हम लोग सेपरेट स्टडी करना शुरू करते हैं एक पर्टिकुलर वे में, तो वो स्टार्ट होता है यहाँ से। हम जो चीज पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स का ये एक अलग से ब्रांच है जो काइनेमेटिक कहलाता है। जब आप आगे चल के कभी पढ़ोगे तो दो चैप्टर है, एक चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन और दूसरा होता है मोशन इन अ प्लेन, जिसके बारे में हम लोग काफी कुछ आइडिया क्लास 9 में ले चुके हैं। तो ये दोनों चैप्टर को कंबाइन हम बोलते हैं काइनेमेटिक। तो हम बिल्कुल शुरू करेंगे स्टार्टिंग से कि फिजिक्स में हम क्या क्या चीज कैसे पढ़ेंगे उसको देखते हुए। तो जब हम बात करते हैं जहां कोई भी चीज जो है, अ, जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हम स्पेशली पढ़ते हैं मैकेनिक्स। ये फिजिक्स का एक ब्रांच है। हम इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? मैकेनिक्स से। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंडीशंस ऑफ रेस्ट और मोशन। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके कंडीशन का स्टडी किया जाएगा कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो जिस भी फिजिक्स के ब्रांच के अंदर उसका स्टडी किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? मैकेनिक्स कहलाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है, रेस्ट में है या मोशन में है, उसके बारे में, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या हम अपने अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, जैसे अगर मैं बोल दे रहा हूं कि बोर्ड क्या है? रेस्ट कंडीशन में है। बोर्ड क्या है? रेस्ट कंडीशन में है। अगर मैं इस मार्कर को ऐसे ऐसे हिला रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मार्कर जो है मोशन में है। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने आसपास देख रहे हैं वो किस कंडीशन में, उसका स्टडी हम लोग जहां पर भी करेंगे वो क्या कहलाएगा? मैकेनिक्स कहलाएगा। और हम उनके उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो मैकेनिक्स है इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ब्रांच होगा स्टैटिक्स, सेकंड होगा काइनेमेटिक, काइनेमेटिक्स बोलते हैं इसको हम लोग, और थर्ड क्या होगा? डायनेमिक्स। ठीक है, ये 3 ब्रांच हम देखते हैं फिजिक्स में। तो जो पहला स्टैटिक्स है, मतलब जहां हम रेस्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, तो ये हम अभी फिलहाल नहीं देखेंगे, हम सीधे काइनेमेटिक बारे में। तो सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, सब ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स में पहला ब्रांच क्या होता है? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या कहलाता है? इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जहां उसके रेस्ट में होने की कंडीशन का हम स्टडी करेंगे, या उसी को हम क्या बोल सकते हैं? इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब एक बैलेंस्ड फॉर्म में है, रिलेटिव वो रेस्ट में है, इवन व्हेन दे आर अंडर एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। अभी ज्यादा कुछ समझने की कोशिश मत करो क्योंकि ये सिर्फ एक ब्रांच है। हम ऊपर ऊपर की चीजों को समझ रहे हैं। जहां पर ऑब्जेक्ट किसी भी तरह से हमको रेस्ट में दिखाई दे रहा है, चाहे एक तरीके से ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये मार्कर है, इस मार्कर को एक फोर्स इधर से लगा, दूसरा फोर्स इधर से लगा, लेकिन अल्टीमेटली ये कहां पर है? वहीं पर रुका हुआ है, रेस्ट पे है। तो ये भी क्या कहलाएगा? रेस्ट में। हालांकि इस पे क्या हो रहा है? दो अपोजिट साइड से फोर्स लग रहा है, बट ये क्या है? अल्टीमेटली रेस्ट पे। तो जहां भी हमको रेस्ट या इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब वही होता है, यहाँ पर एक क्या है? बॉल है या एक बॉक्स है, मान लो इस बॉक्स पे इधर से फोर्स लगा, सेम फोर्स इधर से लगा, तो ये कहीं पे हिल डुल पाएगा क्या? नहीं, इक्वल है। तो ये अल्टीमेटली क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहलाएगा। तो जहां भी हम ऑब्जेक्ट के इस तरह की चीजों को स्टडी करेंगे रेस्ट या इक्विलिब्रियम का, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा स्टैटिक्स। क्या कहलाएगा? स्टैटिक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर नोट, द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज नॉट एसेंशियल इन स्टैटिक्स। यहां पर अब वो रेस्ट पे है तो ऑब्वियस सी बात है टाइम का हमको मेजरमेंट करने का कोई नीड रहेगा ही नहीं। तो ये एक स्पेशल बात है
कि जब हम कभी भी इस तरह की स्टडी करेंगे तो वहां पर टाइम के मेजरमेंट को हम लोग कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। दूसरा आता है काइनेमेटिक्स। जो दूसरा ब्रांच है वो क्या है? काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक्स क्या है? जहां पर हम उसके मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। जहां पर ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टडी किया जाए वो क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक्स, ये फुल स्टॉप नहीं रहेगा ना, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ द मोशन। जहां हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं होगा कि वो मोशन क्यों हो रहा है। ठीक है, हम जब काइनेमेटिक की स्टडी करेंगे तो हम इस बात से मतलब नहीं रखेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो क्यों जा रहा है। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके इफेक्ट की स्टडी करेंगे। किसका स्टडी करेंगे? इफेक्ट का। यहाँ हमको कॉज से कोई मतलब नहीं रहने वाला इस ब्रांच में। नोट देख लो, मेजरमेंट ऑफ टाइम इज एसेंशियल इन काइनेमेटिक। अब ऑब्वियस सी बात है, जब मूव करेगा तो टाइम तो लगेगा ही, तो कितना टाइम लगने वाला है वो जरूर हम यहाँ कंसिडर करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ एसेंशियल हो जाएगा। इसके अलावा देखो काइनेमेटिक्स कम फ्रॉम, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ना, काइनेमेटिक्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड काइनेमा। ये कौन से वर्ड से आया है? काइनेमा। एक्चुअल में काइनेमा का मतलब ही होता है क्या? मोशन। तो इसीलिए क्या हो गया, जहां मोशन का स्टडी करना है वो क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक कहलाएगा। कंसीडर ओनली इफेक्ट नॉट कॉज। हमें सिर्फ क्या देखना है? इफेक्ट को, कि अगर वो इस तरह से मूव कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है, क्यों मूव कर रहा है, हमको इसके बारे में समझने की जरूरत नहीं रहेगा इस ब्रांच के अंदर में। अब ये हमारे काम का क्या चीज है? देखो हमारे काम का ये है कि जब हम भी क्लास 11th पढ़ेंगे तो हम इसके अंदर 2 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। पहला क्या पढ़ेंगे? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसी को बोला जाता है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है मतलब वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसी क्या बोल देंगे? मोशन इन वन डायरेक्शन, 1D बोल देंगे। ठीक है, इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानेंगे। क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन, या इसी को हम क्या बोल देंगे? लीनियर मोशन। तो ये सारे सारे एक ही वर्ड हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। जब हम नीट में पढ़ते हैं ना, जब कभी भी हम लोग एकदम जल्दी रिवीजन करते हैं या कभी हम कंबाइन स्टडी करते हैं तो हम इन दोनों चैप्टर को अलग अलग बोलते ही नहीं है। इन दोनों चैप्टर को एक नाम से जाना जाता है, काइनेमेटिक। ठीक है, तो काइनेमेटिक के अंदर में दोनों चैप्टर को हम लोग एक साथ स्टडी करते हैं, बट 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को दोनों चैप्टर को अलग अलग पढ़ना है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है अगला ब्रांच जिसका नाम क्या है? डायनेमिक्स। क्या नाम है? डायनेमिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉज ऑफ द मोशन, सॉरी ऑफ देयर मोशन। मतलब यहां भी हम मोशन का स्टडी करेंगे, बट यहां पर हम उसके कॉज को कंसिडर करके करेंगे। ठीक है, जब हम कॉज को कंसिडर करके करेंगे तो क्या कहलाएगा? डायनेमिक कहलाएगा। डायनेमिक्स है ना। नोट में देखो, द वर्ड डायनेमिक कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायनेमिक। जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक वर्ड से आया, और डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो स्पेशली जो पावर, एनर्जी, ये सब आएगा इसी के अंदर में आ जाएगा। कंसीडर इफेक्ट एंड अ कॉज बोथ। यहां हमको दोनों को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर इतना स्पीड में चल रहा है तो क्यों चल रहा है, अगर उसको ज्यादा स्पीड में चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, कम स्पीड में चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारा कुछ हमको यहाँ पर देखना रहेगा। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है, पावर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी हमने बस ये शॉर्ट में देखा कि हम फिजिक्स में जो चीज पढ़ने वाले हैं वो किस किस तरह से काम करने वाला है। अभी हम क्या देख रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट के कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं। अगर वो रेस्ट में है तो, और मोशन में है तो चलो फिर हम अपने पार्ट पे आते हैं, काइनेमेटिक स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि काइनेमेटिक वो ब्रांच है जहां पर हमको ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करना पड़ता है। तो पहले तो जानना पड़ेगा ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब रेस्ट में होता है और कब मोशन में होता है। तो देखो एक बात समझना, कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है ये कभी भी एब्सोल्यूट ट्रू नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है कि वो किसके करस्पॉन्डिंग मेजर किया जा रहा है, और उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब किसके रिस्पेक्ट में हम बोल रहे हैं कि वो कैसा है। समझ आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है और दूसरे के रिस्पेक्ट में वही क्या हो सकता है? रेस्ट पे हो सकता है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि हम किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं।
समझ आ रहा है? कोई भी ऑब्जेक्ट का कंडीशन रेस्ट में है या मोशन में है, इसको कभी हम लोग एब्सोल्यूट नहीं मान सकते। वो डिपेंड करेगा कि किसके रेफरेंस में बोला जा रहा है। समझ आ रहा है? उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। मान लो हमें रेस्ट कंडीशन को डिफाइन करना है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ऐसा हमको समझना है, तो कैसे समझ पाएंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट, जब टाइम आगे बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि किसी एक के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे? वो रेस्ट कंडीशन में है। समझ आ रहा है? मतलब रेस्ट में होने का जो तरीका है, कैसे मेजर किया जाएगा? अगर उसके पोजीशन में चेंज ना हो। समझ आया? कहने का मतलब मैं खुद ऑब्जर्वर हूं, मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं, तो मैं देखा कि 5 बजे मैंने देखा कि फोन जो है ये एक टेबल पे रखा हुआ है, मैं 6 बजे आकर के देखा वही टेबल पे फिर से रखा हुआ है, तो मैं क्या बोल दूंगा? ये रेस्ट पे है। समझ आया? तो पोजीशन में चेंज ना होना ये किस चीज का क्लू देता है? कि वो रेस्ट में है। और उसके जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो सीधी सी बात है उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और हम क्या बोल देंगे? एट रेस्ट चेंज इन पोजीशन। जैसे कि मान लो हम उसको डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या बोल देंगे? x2 माइनस x1। मतलब x1 पहला कंडीशन है, x2 क्या बाद का कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेम है, मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चेंज इन पोजीशन अगर रेस्ट में है तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? इसको अभी एक एग्जांपल से हम लोग अच्छे समझेंगे इसको, बट ऊपर ऊपर की चीज आपको समझ आ रही है ना, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है किसी की रिस्पेक्ट में, तो क्या कहलाएगा? रेस्ट में कहलाएगा। दूसरा आता है मोशन। मोशन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एक्चुअल में सराउंडिंग का मतलब वही है जो हम किसी को रेफरेंस लेके चल रहे हैं, किसी रेफरेंस के करस्पॉन्डिंग उसको हम लोग डील कर रहे हैं। विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि किसी एक चीज, किसी भी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा है? अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? वो मोशन में कहलाएगा। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, बस मूविंग ऑन अ रोड। रोड क्या है? अब रोड तो कांस्टेंट है, वहीं पड़ा हुआ है, तो रोड के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि बस क्या कर रहा है? अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? मोशन में है। ऐसे ही ट्रेन मूविंग ऑन अ रेलवे ट्रैक या फिर रेल्स बोल सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? मोशन का एग्जांपल हो गया। अब हमको देखना है कि इन मोशन में चेंज इन पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है x2 माइनस x1, और ये 0 नहीं होगा। अगर 0 हो तो क्या हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक में? चलो, अब यहां से अगर थोड़ा भी आपके दिमाग में डाउट होगा या कुछ नई चीज जो हमको आगे हेल्प करने वाली है, वो यहां समझ आएगी। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। ये कोई इंडिविजुअल टर्म नहीं है, ये क्या है? रिलेटिव टर्म है। और इसको डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा एक रेफरेंस का, और इस रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो बोथ ऑफ दिस डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर बोल सकते हो ऑब्जर्वर, जिसके रिस्पेक्ट में हमें बात करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल यहां पर लिखा गया है, ये एग्जाम्पल को आप लोग आराम से पढ़ के समझना। एक बार पढ़ दे रहा हूं। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फॉलो पैसेंजर, हिज फॉलो सॉरी फेलो पैसेंजर, ही बट ही इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, ये सब हटाओ, मैं एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। देखो, ये मान लो एक ट्रेन का कोई भी एक बोगी है, ठीक है? अब यहां पर ये एक सीट है जहां पर कोई एक पर्सन जो बैठा हुआ है, ठीक है? और एक दूसरा पर्सन इधर बैठा देते सामने में। ना, अरे लो ना यार, पैर छोड़ो ना उसको। अब मान लो इधर कहीं पर क्या है? एक पेड़ है,
ठीक है, ये पेड़ है इधर पे, है ना, एक ट्री है, इधर पे मान लेते हैं एक आध पोल भी ले लेते हैं, और इधर पे क्या है, एक पोल है, टावर ले लेते हैं, इसको टावर बना देते हैं। ठीक है, ये टावर है, एक दो लोगों को और इधर खड़े कर देते हैं, ये ट्रैक के बाहर है ना, रोड पे। अब देखो ये जो ट्रेन है मूव कर रहा है आगे, मान लो ये जो भी है 20 या अपन ले लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ये चल रहा है, जस्ट एग्जांपल के लिए ये मूव कर रहा है आगे, है ना। तो भाई यहाँ पर ये पर्सन क्या है, ए है, फर्स्ट पर्सन, इसका नाम हम क्या बोल दिए, ए। ये दूसरे पर्सन का नाम क्या है, बी, और ये थर्ड पर्सन का नाम क्या है, सी है। जब ये ट्रेन मूव कर रहा है तो ये जो पर्सन है, इस पर्सन को क्या लगेगा कि ए और बी दोनों के दोनों क्या है, मोशन में है। ये दोनों के दोनों क्या है, मोशन में है। इस पर्सन के करस्पॉन्डिंग ये जो ट्री है ये किस में है, रेस्ट में है, क्योंकि ये अपने पोजीशन को चेंज कर ही नहीं रहा है। समझ आ रहा है। अब देखो अगर ये पर्सन ए जो है अगर बी को देखे, तो ए जो है अगर बी को देखे तो क्या लगेगा उसको, रेस्ट पे है, क्योंकि उसका पोजीशन वहीं पर और खुद भी उसमें ट्रेन में वो अंदर में ही है। समझ आ रहा है। अगर इस ए से, अगर यहां पर इस पर्सन से पूछा जाए, ए से पूछा जाए कि भाई ये क्या है, मोशन में है कि रेस्ट पे है, तो ये किस में रहेगा, किस में रहेगा, ये ट्रेन के अंदर से देखेंगे तो ये क्या लगेगा, ये मोशन में लगेगा। ट्रेन आगे बढ़ते रहेगा। हाँ, रियलिटी में तो क्या है, लेकिन किसके रिफरेंस में, किसके रिफरेंस में, इसीलिए किसी चीज को हम रियलिटी बोल ही नहीं सकते। समझ आ रहा है ना। इसीलिए क्या लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब हम बोलेंगे कि इन दोनों में क्या है, रिलेटिव मोशन है। समझ आ रहा है, रिलेटिव मोशन में है, क्योंकि यहां पर जब ट्रेन मूव कर रहा है तो उसके साथ में ये भी मूव कर रहा है। ठीक है। अगर मान लो ये ए जो है इस टावर को देखे, तो टावर उसके लिए किस में है, रेस्ट में है, क्योंकि ग्राउंड में है ना। ए जो है उसके लिए क्या मतलब, ये क्या हो गया, टावर तो रेस्ट में है ना, टावर क्या हो जाएगा इस ए के लिए, रेस्ट में होगा। बताओ। चलो अब पढ़ते हैं, आ जाओ इस एग्जांपल को। अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, देखो एक पैसेंजर है, कहां बैठा हुआ है, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, इज एट रेस्ट। अब भाई वो रेस्ट में बैठा है, चुपचाप बैठा है ट्रेन के अंदर में, ट्रेन मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू हीज फेलो पैसेंजर, वो एक दूसरे पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। जैसे हमने यहां पर देखा कि जो ए है बी के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, और बी भी ए के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। अगर ये दोनों एक दूसरे को आपस में कंपैरिजन करते हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, ये दोनों रेस्ट में है, बट सी के रिस्पेक्ट में दोनों क्या है, मोशन में है। ठीक है। फिर देखो, बट ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन। अब मान लो आउटसाइड में क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ट्री है, और दूसरा क्या है, ये टावर है। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर देखा जा रहा है, अगर हम ट्री और टावर के कंपैरिजन में देखें, या इवन अगर ये पर्सन नीचे में बैठा हुआ है इसके कंपैरिजन में भी देखें, तो ये दोनों क्या है, मोशन में है। फिर क्या बोल रहा है, दस एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम इट मे बी इन मोशन रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट, हेंस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। कहने का मतलब यह है कि अगर हम ये बोलते हैं, अगर हम मान लो किसी एक चीज का पोजीशन डिफाइन करते हैं, अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई बताओ कि ये जो बी है ये रेस्ट में है कि मोशन में है, बी जो है, ए का करते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस अच्छा है यहां पर। अगर हम बोलते हैं कि ए क्या है, ए अगर हम देखें किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू बी अगर बात किया जाए, तो बताओ इसका कंडीशन क्या है, रेस्ट में कि मोशन में है, रेस्ट में है। बट इसी का अगर हम क्या बात कर ले, सेकंड विद रिस्पेक्ट टू
अगर हम विद रिस्पेक्ट टू क्या बात कर लें, सी के में बात कर लें, या फिर हम ट्री के कंपैरिजन कर लें, या फिर किससे कंपेयर कर लें, टावर से कंपैरिजन कर ले, तो ये किस में रहेगा, मोशन में। तो यही बताना चाह रहा है कि सेम टाइम पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है और वो मोशन पे भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जिसको हम ऑब्जर्वर बना रहे हैं वही एक्चुअल में क्या कहलाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, और उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा कि उसका पोजीशन क्या है। समझ आया? तो हम क्या यहाँ पर ये बात कंफर्म बोल पा रहे हैं कि ए रेस्ट में है मोशन में है? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एक को तो रेस्ट भी बोला जा सकता है और एक को मोशन में भी बोला जा सकता है। इसीलिए दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म है। समझ आ रहा है? ये डिपेंड करेगा कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत समझने में? क्लियर एकदम? ठीक है, मुंडी उंडी भी हिला दिया करो थोड़ा सा, है ना। चलो, अब एक इसके बाद आगे चीज जो हमें काम आने वाला है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मोमेंट या जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा खुद के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हो, तो उसका खुद का साइज एकदम पॉइंट की तरह एज्यूम किया जाएगा। और क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, आगे चल के इसी को हम लोग डिस्टेंस भी बोल देंगे। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन its own size, much greater than its own size in a reasonable duration of time, मतलब किसी भी एक हम टाइम ड्यूरेशन में जिसको कंसिडर कर सकें अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन द ऑब्जेक्ट में बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज जो है या डिस्टेंस ट्रेवल जो है उसके खुद के साइज से बहुत ही ज्यादा रहे तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट फॉर स्टडिंग इट्स मोशन अराउंड द सन। सन के अराउंड जब ये मोशन कर रहा है तो उसका जो मोशन है वो इतना ज्यादा है कि उसका साइज खुद का क्या है, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, पॉइंट साइज है। जैसे आप देख सकते हो, अ ट्रेन अंडर अ जर्नी ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स, मतलब कितने 100 किलोमीटर वो क्या कर लेता है, ट्रेवल कर लेता है, जबकि उसका साइज खुद में क्या होता है, छोटा रहता है। तो वो अपने साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, इसलिए क्या कहलाएगा वो, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में खुद का डिस्टेंस तो बिल्कुल एक पॉइंट की तरह है, छोटा सा है। तो अ डिस्टेंस अ ट्रेन अंडर अ जर्नी ऑफ सेवरल 1000 किलोमीटर्स, सेवरल 100 किलोमीटर्स कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है? जैसे क्रिकेट का एक बॉल, जब एक बॉल को ऐसे हम मारेंगे, हिट करेंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, बहुत दूर, और है कितना, कुछ छोटा सा साइज का, तो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मेन मीनिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब खुद के डिस्टेंस से, खुद के साइज से बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है। ये सब डेफिनेशन मैं सिर्फ आपके समझने के लिए, और कभी भूल जाओ तो पढ़ के वापस रिकॉल कर लो, इसलिए रखा हूं। ये सब कोई हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, सबको समझना है ना। नोट देख लो, व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स इट्स रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशंस में बी इग्नोर्ड। पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो रोटेशनल मोशन है, आगे चल के समझ आएगा, उसका वाइब्रेशनल मोशन है, इसको हम लोग कंसिडर करके नहीं चलेंगे। रोटेशन का मतलब होता है जब वो क्या करे, एक सर्कुलर मोशन में मूव करे, है ना। वाइब्रेट करना मतलब खुद के पोजीशन में चेंज करना, खुद मतलब वो एक तरीके से समझ लो कि वो खुद भी मूव कर रहा है प्लस वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो उसके वाइब्रेशनल मोशन को क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा है। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो इन दोनों को कंसिडर नहीं करके चलेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू जो बहुत ही कम रहेगा। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे अगले मेन टॉपिक पे, जो हम 1D 2D और 3D की बात करते हैं। हालांकि हमको पढ़ना यहाँ पर क्या है, 1D के बारे में, स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है ना। बट हम जान तो ले कि 1D 2D 3D क्या होता है, हम लोग इसको क्लास 9 में भी पढ़े हुए थे। तो क्लास 9 में मैं इसी कंटेंट को आप लोगों को वहां भी रिवाइज करने के पर्पज से रखा हुआ था। देखो, 1 डायमेंशनल मोशन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन, या इसी क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप लोग जानते हो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बस एक ही डायरेक्शन में मोशन करे तो वो क्या कहलाएगा, 1D मोशन कहलाएगा। देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ द
3 coordinates specifying the position of the object changes with respect to time। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज को सिर्फ हमारा एक ही कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम लोग एक्स वाई जेड एज्यूम करके चलते हैं, तो अगर उसके पोजीशन चेंजेस को हम सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर दे तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, वन डायरेक्शन में ही मोशन कर रहा है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, पूरे एक स्ट्रेट ट्रैक में ही कर रहा है वो, तो क्या कहलाएगा, 1D मोशन कहलाएगा। मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर एक बॉल को ऐसे करके हम लोग नीचे छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में नीचे गिरेगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, 1D मोशन कहलाएगा। इसको हम समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉइंट है, स्टार्टिंग मान लेते हैं, वो पॉइंट है, ओरिजिन है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से आगे मूव कर रहा है, या आप ऐसा मान लेते हैं, ये पहले कहां पर है, पोजीशन P1 पे है। कहां पर है, पोजीशन P1 पे है, और ये आगे मूव किया, थोड़ी देर बाद देखा गया तो यहां चला गया, ये क्या है, पोजीशन नंबर P2 है। पोजीशन P पे, या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो, इसको और अगर डिटेल में अपने को समझना है तो डिस्टेंस के फॉर्म में एक रेफरेंस ले ही लेते हैं। चलो, ये हो जाएगा ओरिजिन O, ठीक है। सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट मान लिया इसको हम लोग, एक्स कोऑर्डिनेट मान लिया, वाई और जेड में तो है ही नहीं कहानी। तो यहां से यहां तक के मान लेते हैं कितना डिस्टेंस है, ये x1 डिस्टेंस है। तो पहले पोजीशन कहां पर था, ये P1 पे था, और यहां पर दूसरी बार में चला गया कहां पर, ये x2 डिस्टेंस पे चला गया। तो जब वो यहां से यहां मूव किया, यहां से यहां मूव किया, तो क्या कहलाएगा, इसका जो मोशन है वन डायरेक्शन मोशन कहलाएगा, 1D मोशन कहलाएगा, ये लीनियर मोशन कहलाएगा, ठीक है। और इस पोजीशन के चेंज को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बोल सकते हैं, या फिर 2 माइनस P1 बोल सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में, ठीक। नेक्स्ट आता है 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मतलब 2 डायरेक्शन में कवर करें। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज said to be 2 डायमेंशनल if only 2 of 3 coordinate specifying its position change with time। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर उसका 2 डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिले, 2 डायमेंशन में मूवमेंट देखने को मिले, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 2 डायमेंशनल मोशन। देखो, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये क्या कहलाएगा, 2D मोशन कहलाएगा। अ कार मूविंग अलोंग अ जिगजैग, अगर एक कार है जो इस तरह से ऐसे ऐसे रास्ते पे ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि रास्ता तो ऐसा ही रहेगा ना भाई, कोई जरूरी थोड़ी कि रास्ता एकदम सीधा रहे, नहीं रहे रास्ता, तो कभी कभी मोड़ तो आता ही रहेगा। तो अगर वो क्या कर रहा है, इस तरह से मोड़ वाले रास्ते पे ट्रेवल कर रहा है, तो देखो ये इधर भी चला गया एक डायरेक्शन में, फिर आगे चल के इधर भी एक डायरेक्शन में चला गया, तो 2 डायरेक्शन कवर कर रहा है ये। तो 2 डायरेक्शन कवर कर रहा है तो उसका क्या है, जिगजैग पाथ कहलाएगा। और वो जो है, मतलब जिगजैग पाथ हमेशा रहे, जरूरी नहीं है, बहुत दूर पे जाकर के भी मुड़ेगा ऐसे करके, फिर आगे चल के ऐसे चला जाएगा। तो अगर वो सिंपल समझने के लिए अगर थोड़ी दूर का भी हम लोग जिगजैग मोशन कंसिडर कर लें, तो वो क्या कहलाएगा, 2D पाथ कहलाएगा, ठीक है, या 2D मोशन कहलाएगा। 2D मोशन का सीधा सा मतलब है 2 डायमेंशन कवर करें। क्लियर है, ये जिगजैग इसको भी बोलते हैं। ये देखो, मतलब जेड की तरह बने, अब एकदम से कार जो है सट सट थोड़ी चलेगा, ठीक है। चलो, अब हम इसको अपने फिजिक्स के तरीके से समझते हैं। ये मैं एक्सेस ड्रॉ कर देता हूं। मान लेते हैं ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला वाई एक्सिस। तो कहीं ऑब्जेक्ट पहले इधर पे रहा होगा, मान लेते हैं ये कौन सा पोजीशन है, पोजीशन P मान लेते, P1 मान लेते हैं इसको, है ना, इसको मान लिए P1। अब इस पोजीशन को अगर हम लोग देखें तो एक्स एक्सिस में मान लेते हैं कितना है, ये
x1 है और y में कितना है, तो ये y में हो गया y1 और x में कितना है x1। अब ये थोड़ी देर बाद मूव करते करते कहाँ चला गया, ये मूव करते करते मान लो यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, ये क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन P2 हो जाएगा। तो P2 में देखते हैं y एक्सेस में कहाँ पर मिलेगा, ये y2 पे मिलेगा और x में कहाँ पर मिलेगा, ये x2 मिलेगा। तो अगर हम इसका पोजीशन डिफाइन करें तो इसको हम बोल देंगे क्या, x1 कोऑर्डिनेट सिस्टम तो जानते ही हो आप लोग तो है ना, x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x में x2 और ये हो जाएगा y में y2। तो ये इस तरह से जो दो कोऑर्डिनेट में मोशन कर रहा है ये क्या कहलाएगा, 2D मोशन कहलाएगा। अगर हम यहाँ भी चेंजेस देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन डेल्टा x क्या हो जाएगा P2 माइनस P1, क्या हो जाएगा P2 माइनस P1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चल के इसको निकालने का तरीका अलग अलग हम लोग जानते हैं, कोऑर्डिनेट है तो सिंपली क्या निकालेंगे, अगर इस डिस्टेंस को हमको निकालना है तो हम निकाल सकते हैं कैसे, x2 माइनस x1 फिर क्या हो जाएगा मतलब अंडर रूट लगा करके डिस्टेंस फार्मूला जो क्लास 10 में पढ़े हैं उसके हेल्प से हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं, जिसको भी मैं आगे चल के पोजीशन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फिर से समझा दूंगा आप लोगों को। तो मेनली अभी समझना क्या है, मेनली समझना है हमको कि मोशन कैसे हो रहा है। 2D मोशन समझ आया, अगर एक पॉइंट जो है दो डायरेक्शन में एक जगह दूसरी जगह जा रहा है, जैसे कार के बारे में मैंने बताया, कार पहले कहाँ पर था, कार पहले इस जगह पे था, ठीक है इस जगह पे था, फिर उसका दिया ऐसे मूव करके इस जगह पे चला गया। तो भाई इसने क्या किया, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में अपना मूवमेंट किया, एक्स डायरेक्शन में मतलब स्ट्रेट भी चला गया और वाई मतलब क्या हो गया, ये ऊपर नीचे भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं 3D मोशन। तो 3 डायमेंशनल मोशन क्या होगा, अगर वो तीनों कोऑर्डिनेट में चले, तीनों कोऑर्डिनेट में चले तो क्या कहलाएगा, 3D मोशन कहलाएगा। जैसे कि एक काइट को जब फ्लाई करते हैं ना तो वो हो जाएगा, एक इंसेक्ट का जो है फ्लाई करना, कीड़े का जो है आसमान में उड़ना, ये सब क्या कहलाता है, ये 3D कहलाता है। और आप देख सकते हो मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस, तो ये क्या हो रहा है, लेंथ भी कवर कर रहा है, विड्थ भी कवर कर रहा है और हाइट भी कवर कर रहा है, तीनों चीजें तीनों डायमेंशन में उसका मोशन हो रहा है। कोई दिक्कत समझने में? इसको अगर हमको अपने कोऑर्डिनेट में दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं, ये देखो ये क्या हो गया, एक हम लोग 3D कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए। अब मान लेते हैं कि एक यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका पोजीशन क्या है, P1 है। अब P1 को हम चाहेंगे तो दिखाने के लिए क्या लिख देंगे, x में कितना है x1, y में कितना है y1 और z में कितना है z1 है। अब ये थोड़ी देर बाद मूव करते करते कहाँ चला गया, ये थोड़ी देर बाद मूव करते करते ऐसे करके यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन नंबर P2 हो जाएगा और इसको हम क्या बोल देंगे, x2 हो जाएगा, y2 हो गया और ये z2 हो गया, ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा और ये z एक्सिस। तो तीनों ही डायरेक्शन में ये कवर कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, ये 3D मोशन कहलाएगा। हमें पढ़ना है अभी किसके बारे में, 1D मोशन के बारे में। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो ये बिल्कुल बेसिक बात था, हम लोग चैप्टर एक तरीके से शुरू भी नहीं किए हैं, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। अभी तक जो पढ़े एकदम बेसिक बातें जो हमको और दूसरे चैप्टर में भी थोड़ा डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेगा कि क्या क्या चीजें होती है। बट इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लास 9 में आप इसके बारे में भी पढ़े थे, काफी अच्छे से पढ़े थे, बस उन्हीं चीजों को थोड़ा सा हम फिर से रिकॉल करेंगे और हम देखेंगे कि ये हमारे काम का चीज कैसे है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल में उस रास्ते में जब वो चल रहा है तो कितना पाथ कवर कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जहां से जहां तक के जाना है, जहां से जहां तक जाना है उस रास्ते का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जहां से जहां जाना है उसका सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। या आप सिंपली बोल सकते हो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो जब भी डिस्टेंस बोला जाएगा तो आपके दिमाग में से एक ही चीज होना चाहिए, एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या होना चाहिए, हाँ एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब
जैसा भी पाथ कवर किया गया, जैसा भी किया गया वही एक्चुअल पाथ लेंथ ही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। चाहे वो छोटा रास्ता हो या बड़ा रास्ता, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल में वो कैसे चला है बस इससे मतलब है। इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी और यू कैन से ऑब्जेक्ट बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। पहले जहां पर था और अब जहां पर है, इन दोनों के पॉइंट को वो कैसे रास्ते से ट्रेवल किया है, किस रास्ते से हो गया है, पूरा उस रास्ते का ट्रेसिंग क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी दिमाग में रख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द टोटल पाथ लेंथ। क्या हो जाएगा ये, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो सिंपली याद रखना, डिस्टेंस में शॉर्ट में क्या हो जाएगा, एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, बस ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। कोई दिक्कत समझने में। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट को पैरेलली समझना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में। और कौन सा डायरेक्शन होगा, इनिशियल से फाइनल का सबसे शॉर्टेस्ट वाला डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियल से फाइनल के डायरेक्शन में जो सबसे शॉर्टेस्ट रहेगा वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब जहां पहले था और फाइनल मतलब जहां दूसरी बार में चेंजेस हुआ है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे रख लेंगे, डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर लेंगे या कभी कभी इसको हम लोग डेल्टा आर से भी रिप्रेजेंट कर लिया करेंगे। ठीक है, डेल्टा एक्स भी बोल दिया करेंगे और डेल्टा आर भी, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। तो डेल्टा आर बोले तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा आर, दोनों सेम चीज है ना। डेल्टा एक्स या डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर लेंगे और क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब कहां पहुंच गया, कहां से। इसको हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसी का यूज किया करेंगे। अगर मान लो पहले x2 पहले x1 पोजीशन पे था, फिर बाद में कहां चला गया, x2 पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। जैसे वहां देखे p2 माइनस p1, ये क्या हो जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, जो भी है। समझ आ गया ना। अब देखो हम एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, दोनों को कुछ कॉमन एग्जांपल समझते हैं। ये हम एक एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से एक ऑब्जेक्ट को जाना है कहां पर, पॉइंट बी पर। तो ये हो जाएगा पहला रास्ता। ठीक है, और लेकिन मान लो वो इस रास्ते से नहीं गया, एक जो ऑब्जेक्ट है जिसको जाना था इस रास्ते से, लेकिन वो इधर से नहीं गया। थोड़ा और सिंपल कर रहा हूं, रुक जाओ ना। मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ए, पॉइंट ए पे है वो, और पॉइंट ए से उसको कहाँ जाना है, पॉइंट ए से पहले वो चला गया इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट से वापस कहाँ चला गया, इस पॉइंट पे। एक ऑब्जेक्ट है जिसने अपना रास्ता इस तरह से ट्रेवल किया, पहले इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक के चला गया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया। अब हमें पूछा जाएगा कि बताओ इस ऑब्जेक्ट का, मान लो फाइनली कहां पर आ गया, ए से बी पर आ गया। कहां पर आ गया, ए से बी पर आ गया। तो हमें इसमें पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसमें डिस्टेंस क्या है, इसमें डिस्टेंस क्या है, और दूसरा पूछा जाएगा कि इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हमें दोनों चीजें बतानी पड़ेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ है। हम यहाँ पर एक पॉइंट और लगा देते हैं, इस पॉइंट को मान लो क्या बोलते हैं, सी। तो डिस्टेंस कुछ नहीं होगा भाई, ए से सी तक के जितना भी लेंथ होगा उसको ऐड कर लो, किसके साथ में, बी से सी तक के साथ में, मिल जाएगा डिस्टेंस। समझ आएगा। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ हम देख रहे हैं, ये हमको दिख रहा है छोटा रास्ता, दिख रहा है ना। तो ये जो छोटा रास्ता दिख रहा है शॉर्टेस्ट, ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ रहा है। तो आगे चल के हमको यही पॉइंट एक नया कॉन्सेप्ट देगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ऑलवेज क्या होता है, क्योंकि आप इस बात को अच्छे से समझते हो कि दो पॉइंट के बीच में आप कभी भी अगर दोनों पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो दो पॉइंट हमेशा क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन ही देगा।
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को अगर आप जोड़ोगे तो दुनिया के किसी भी जगह पर उसको जाके रख दो, हमेशा क्या बनाएगा वो? स्ट्रेट लाइन। अगर हमको स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना है तो तीसरा चौथा पॉइंट भी एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, लेकिन दो पॉइंट हमेशा कैसे बनेंगे? स्ट्रेट लाइन ही देंगे। और हमको डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, वो दो शॉर्टेस्ट पाथ के बीच का डिस्टेंस है, सिर्फ दो पॉइंट के बीच में। कौन सा? इनिशियल और फाइनल। तो हमेशा वो क्या रहने वाला है? स्ट्रेट लाइन ही रहने वाला है। डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन बने, क्योंकि वहां पर और पॉइंट भी एग्जिस्ट हो जाएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो यहां हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू बोलेंगे ए बी। समझ आया कि नहीं? ये बात क्लियर है? और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं। मान लो ये हमारे पास पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर ए, फिर देखो यहां से चला गया इस पॉइंट से इधर चल दिए, फिर इस पॉइंट से इधर चल दिए, फिर इस पॉइंट से इधर चल दिए, फिर इस पॉइंट से इधर चल दिए। ठीक, तो ए बी सी डी और ये क्या हो जाएगा? ई। वैसे में बाकी पॉइंट तो बाद में डालने हैं, ये हमको बस ए और बी के बीच का चाहिए। ठीक है, रास्ते का लोकेशन या डायरेक्शन इस तरह से ये सारा क्या है? इसका डायरेक्शन है। अब हमें क्या चाहिए? ए से बी के बीच का पहला चाहिए डिस्टेंस। क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा ही आसान है, इसके बीच का क्या चाहिए हमको? शॉर्टेस्ट पाथ। हो गया ए से बी। तो ए से बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोल देंगे क्या? ए बी। बट अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो कैसे निकालेंगे? पूरे पाथ को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ए से कहां चला गया ये, इसको मैं बोलता हूँ पी, इसको क्या बोलता हूँ क्यू, और इसको क्या बोल दिया? आर। तो पहले कहां जाएगा ये? ए से पी पे, फिर पी से क्यू पे, फिर क्यू से, और फिर आर से बी। तो ये सबको जब ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलो एक एग्जांपल और हम देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट क्या किया? ये एक सर्कुलर वे में मोशन किया। ऑब्जेक्ट कैसे किया? सर्कुलर वे में मोशन किया। ये पॉइंट ए से यहां से मूव करना स्टार्ट किया और वहीं पर आकर के वापस यहां पे रुक गया। तो बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा? इसका डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ, जितना इसका सरकमफेरेंस है उतना ही क्या करेगा? वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है? आर है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। लेकिन डिस्टेंस कभी 0 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि तो एक्चुअल पाथ है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, समझ आ रही है सारा बात? चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या? यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों का यूनिट सेम रहेगा। दोनों का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ। दोनों का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ, जो लेंथ का यूनिट होगा वही क्या होगा? दोनों का यूनिट होगा, क्योंकि अल्टीमेटली लेंथ ही तो कवर हो रहा है। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ऐसा यूनिट क्या रहेगा इसका? मीटर। हम डायमेंशन पढ़ चुके हैं। डायमेंशन कैसे दिखाएंगे इसको? स्क्वायर ब्रैकेट में एल लिख करके। क्लियर है? नोट करके देखो, ये जो पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट द डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग? इनिशियल से फाइनल पॉइंट में जा रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं? इनिशियल। जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको फॉलो कर रहे हैं, इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। जब डिस्प्लेसमेंट का हमें डायरेक्शन जानना रहेगा तो हम क्या करेंगे? सिंपली इनिशियल से फाइनल की तरफ चल देंगे और वही क्या कहलाएगा? उसका डायरेक्शन कहलाएगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? जिसका डायरेक्शन हमेशा होगा। डायरेक्शन का क्या रहेगा? इनिशियल से फाइनल पॉइंट।
समझ आ रहा है। लेकिन डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें रास्ता कैसे भी आप चल दो, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है सिर्फ क्या, जो पाथ कवर किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ऑब्जेक्ट जो है पहले पॉइंट ए से मूव करना स्टार्ट किया और ये देखो ये कहां तक चला गया, पॉइंट बी तक चला गया, फिर तीसरे पॉइंट सी तक चला गया। अगर जस्ट मैं काम करता हूं, दोनों को ले लेता हूं, है ना। पहला हम ए से बी के बीच में लेते हैं, ए से बी। जब वो ए से बी तक चला, फर्स्ट ए से बी तक चला, तो बताओ उसका डिस्टेंस कितना होगा। जस्ट एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि ए से बी तक में उसने कितना चला, 20 मीटर तक चला, और बी से सी में कितना चला, वो 30 मीटर चला। तो बताओ इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा। यहां पर ओरिजिन है, यहां पर क्या है, ये ओरिजिन है, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, डिस्टेंस इक्वल टू 20 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो डिस्टेंस हो गया 20 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल देखो बी पर पहुंचा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, बी का जो पॉइंट है कितना है 20, तो 20 माइनस 0 मतलब अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, 20 मीटर ही होगा। समझ आ रहा है। इसके बाद हम दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड जो कंडीशन है वो कहां से कहां तक के है, बी से लेकर के सी तक के या बी से सी नहीं देखना है, पूरा ही देखना है, मान लो पूरा ए से सी तक के देखना है। तो ए से सी तक में पहला क्या चाहिए अपने को, डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 50 मीटर हो जाएगा। समझ आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहां से ए से लेकर के अगर देखा जाए सी तक कितना है, 50 है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो जाएगा 50 मीटर। तो जब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो सेम रहेगा दोनों को दोनों। समझ आ रहा है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है कब सेम रहता है, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं और वो भी बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए। अभी डायरेक्शन को हम लोग चेंज करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब ये डिफरेंस लिखा हुआ है, मैं इसको समझाने के लिए एक कंप्लीट एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपको सारा कुछ जो है एक साथ समझ आ जाएगा। देखो हम एक कंप्लीट एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इस जगह पे पॉइंट ए पर है। ठीक है, पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए से आगे ये चला, पॉइंट ए से आगे ये चला कितना, 10 मीटर। ये चला कितना, 10 मीटर, और ये कहां पहुंच गया, पॉइंट बी पर। तो पहले हम बात करते हैं ए से बी के लिए। ए से बी, ए से बी तक में अगर देखा जाए तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना किया, देखो यहां से 0, यहां पर क्या है, यहां पर 0 है ना, तो 0 से कहां पहुंच गया वो 10 पर। आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, यहां पर का पॉइंट का वैल्यू कितना है 10, ये कितना है 0, तो 10 मीटर। ठीक है, तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक, अब मान लो वो आगे फिर चलता है, आगे यहां से इधर ये चल दिया, और ये कितना ट्रेवल कर लिया, फिर से ये 10 करके 20 मीटर पहुंच गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक चला गया, ये इस पॉइंट पे पहुंच गया। पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या, सी। ठीक है,
चलो कंडीशन नंबर 2, कंडीशन 2 क्या है, ए से लेकर के सी तक के देख लेते हैं। ए से सी तक में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा देखो 0 से लेकर कहां तक चलेगा 20, मतलब सीधी सी बात है 20, ए से सी तक के सीधा। हाँ अरे तो ए से सी में भी अपने आप आ गया ना। डिस्प्लेसमेंट अब देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 0, मतलब अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक, ये भी हम लोग 3 पॉइंट बना लिया, 2 पॉइंट सॉरी। अब थर्ड देखो, थर्ड ये है कि मान लो ये जो है यहां से रिटर्न हो गया, यहां से क्या हो गया, रिटर्न हो गया, तो इसके रिटर्न पाथ को भी मैं ऐसे ही दिखा देता हूं। थोड़ा नीचे से दिखा रहा हूं, आप लोग ये मत समझ रहे हैं कि नीचे गैप है करके, है ना। अब ये यहां से वापस क्या कर दिया, इधर मूव किया, और ये पहुंच गया कितना पे, पॉइंट डी पे। ये कहां पहुंच गया, पॉइंट डी पे। पॉइंट डी कितना है 15, यहाँ पर कितना है 15 मीटर है। तो ये इधर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और उसके बाद वापस ये इधर आ गया। ठीक है, ये क्या है पॉइंट डी। अब हम ए से डी तक का पूरा देखें, ये कोई गैप नहीं है ना, वो गैप नहीं समझ लेना। बस अब मैं चाहता था कि इसको यहाँ पिंक को अलग से दिखाता, तो दिखा दूं क्या उसी में, समझ तो आ गया ना आप लोगों को। ठीक है, तो ये यहां से इधर आ गया। थर्ड पोजीशन में क्या हो जाएगा, अगर हम ए से डी तक के देखें तो ए से डी तक क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू देखो पहला ए से बी तक में कितना ट्रेवल किए 10, बी से सी तक में कितना ट्रेवल किए 10, टोटल कितना हो गया 20, फिर सी से डी तक के आने में फिर कितना ट्रेवल किए देखो 5, ये कितना मीटर है, ये 5 मीटर, तो प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 मीटर। कोई दिक्कत समझने में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 15, कहां पर है ये 15 पर, इनिशियल क्या था 0, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा ये 15 मीटर। यहां से हमें एक बात ये समझ आया कि जब तक ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था तब तक के देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों में वैल्यू क्या मिला हमको, सेम मिला, मतलब यहां पर स्ट्रेट लाइन में दोनों दोनों हमको सेम मिलेंगे। ठीक, वो वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा हमें यह समझ आया कि जो डिस्टेंस का वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है। समझ आ रहा है, डिस्टेंस केवल डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा और कौन सा वैल्यू, मैग्नीट्यूड, ये ग्रेटर देन हो सकता है या इक्वल हो सकता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। समझ आई ये बात। ये मैं क्या लगा दे रहा हूं, मैग्नीट्यूड का, है ना। क्या हो गया भैया, चलो इसको वापस लिख देता हूं मैं, थोड़ा छोटा कर देता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब अपन थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर करा देते हैं इसको। और ये सीधा पहुंच गया वापस कहां पर, ए पॉइंट पे आ गया। कितना डिस्टेंस कवर किए ये, यहां तक आ करके वापस जीरो पे आ गया ना, ये पूरा कहां पर आ गया, जीरो पे। और इस पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, ई बोल देते हैं इसको, ये हो जाएगा पॉइंट ई। ठीक, कितना डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल किया है देख लो, ये डी से लेकर यहां तक आने में ये 15 था, कितना ट्रेवल कर लिया, 15 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो फोर्थ पॉइंट क्या बोलेगा, अब फोर्थ पॉइंट हो जाएगा डिस्टेंस अगर निकालना है देखो डिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू ए से बी, बी से ए से बी चला, फिर बी से कहां चला, सी चला, फिर सी से कहां चला, डी, और फिर डी से कहां चला, ई। तो ए से बी तक में कितना है 10, बी से सी तक में कितना है 10, फिर आप देख लो सी से डी तक में कितना है 5, प्लस डी से ई तक में कितना है 15, कुल मिला के कितना हो जाएगा 40 मीटर है। कितना है 40 मीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वही से वही का हो गया, मतलब जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट, एक बात समझ आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, वैल्यू दे सकता है, और जीरो वैल्यू भी दे सकता है। इसके बाद हम एक लास्ट कंडीशन और ले लेते हैं इसी में। अब ये ऑब्जेक्ट चले जाएगा कहां, यहां से और आगे चला गया, और ये कहां पहुंच गया, ये मान लेते हैं इधर पे, अब निगेटिव डायरेक्शन है तो यहाँ पर -5 मीटर में चला गया। कहां चला गया, -5 में चला गया। और इस पॉइंट का नाम क्या दे देंगे, एफ। पॉइंट एफ कहां पर आ जाएगा, इधर ही कहीं आ जाएगा क्या, चलो इतना में इसका बना देते हैं व्यवस्था। ठीक, फिफ्थ नंबर। अब देखो फिफ्थ में क्या हो जाएगा, पहला क्या चाहिए हमको, डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से कहां तक के, फोर्थ जो था यहां पर, ये कहां था फोर्थ जो है, थोड़ा सा रुकना ना, फोर्थ पॉइंट ए से लेकर के ई तक था ना। अब ये कहां तक रहेगा, ए से लेकर के एफ तक के रहेगा, ए से एफ। तो ए से एफ तक में डिस्टेंस पहले देख लेते हैं कितना हो जाएगा, ए से बी तक के 10, फिर बी से सी तक के 10, फिर सी से डी तक के 5, फिर डी से ई तक के 15, और फिर उसके बाद नहीं, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये पॉइंट का है कितना 5, लेकिन अल्टीमेटली डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 5 मीटर। ई से एफ तक में कितना डिस्टेंस आगे बढ़ाओ 5 मीटर। और उस पॉइंट का लोकेशन क्या है, पॉइंट का लोकेशन क्या है, पॉइंट का लोकेशन है निगेटिव, है ना, मतलब -5। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, ये 0 है, रीडिंग कितना है इसका 0, 0 10 20, इधर क्या हो जाएगा, 0 के आगे पॉजिटिव, 0 को उधर क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें, हाँ ये एक और 5 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा इसका वैल्यू 45 मीटर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 45 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस हो गया 45 मीटर। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा देखो जरा, डिस्प्लेसमेंट जो है फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट कहां पहुंच गया -5 पे, कहां से स्टार्ट किया था 0 से, तो क्या हो जाएगा -5 -0, मतलब -5, ये हो जाएगा मीटर। तो वैल्यू है मैग्नीट्यूड 5 मीटर, बट डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट, इसलिए क्या हो जाएगा निगेटिव भी हो सकता है। तो यहां से एक पॉइंट ये भी क्लियर हो गया कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा है ना।
लेकिन डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये बात समझ आया। अब देखो आप लोग चाहोगे ना तो बाकी बस ये सब एग्जाम्पल को छोड़ के सिर्फ एक ही एग्जाम्पल इसी को बना लेना, है ना। ये एग्जाम्पल जो मैं बताया हूं जरूरी नहीं कि आप इसको बनाओ, एक एग्जाम्पल जो उसको बना दोगे तो सारा कुछ को एक साथ कवर कर देगा, ठीक। और इसको चाहोगे तो अब इसके बाद रख लेना। ये जो एग्जाम्पल है ये सारा कुछ एक साथ क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि अपन इस एग्जाम्पल को भी और अलग से बनाएं, बनाओगे तो भी अच्छी बात है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। चलो अब डिफरेंस देखें, जो हमने समझा है बस उसी को यहाँ पर लिख दिया गया है। डिस्टेंस क्या है, इट इज द टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ है जो एक्चुअल में ट्रेवल किया जा रहा है। और ये क्या, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड, यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं इट इज द टोटल पाथ लेंथ बिटवीन, टोटल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। हाँ इसको लिख सकते हो, यहां पर क्या लिख सकते हो, बिटवीन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता है, चलता है इतना, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेगा। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। फिर देखो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लेस देन, छोटा हो जाएगा, लेस देन या इक्वल टू। इक्वल का वो जब वो स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए ट्रेवल करेगा, जैसे डायरेक्शन चेंज किया हमने देखा कि क्या हो गया, वो वैल्यू छोटा हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा ही, बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, हाँ डिक्रीज हो सकता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। समझ आया ये चीज, ठीक। अब देखो अब हमको थोड़ा इसको वेक्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है, डायरेक्शन, मतलब वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, हमने पहले ही समझा हुआ है पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट थोड़ा डिटेल में अब समझेंगे हम लोग। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जब कोई भी जो है पोजीशन बताया जाएगा वेक्टर का, किसी भी हम ऑब्जेक्ट का अगर डायरेक्शन बता दे तो क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अ वेक्टर विच गिव्स, कोई भी वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफाइन कर दे। अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, समझते हैं। ये मान लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा हुआ है और हम यहां पर ले लिए कि मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है जिसका नाम क्या है ए, कोई ऑब्जेक्ट ए यहां पर रखा हुआ है, तो भाई इसका पोजीशन बताना पड़ेगा ना। तो पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बताया जाएगा, कोई रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, और रेफरेंस हम क्या लेके चलते हैं, जीरो। ये क्या है, जीरो। ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अगर दो डायमेंशन है तो जीरो और जीरो रहेगा। समझ आ रहा है। तो अगर हम दो डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो दो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमको इसका रेफरेंस बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे, मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस में किधर जा रहा है, इधर पे जा रहा है, y में इतना हो गया हो, तो x में मान लेते हैं कितना है पोजीशन x1 और y में कितना है y1। और इसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, एक वेक्टर बताना पड़ेगा। और यहां से पता चल जाएगा कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये किधर मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। तो ये जो दिखा रहा है यही क्या कहलाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर a कहलाएगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 और क्या हो जाएगा x1 y1, क्या हो जाएगा x1 y1। तो ये ओरिजिन से किधर जा रहा है करके डायरेक्शन बता दिया। ओरिजिन से ये एक्स एक्सिस में x1 की तरफ जा रहा है और y एक्सिस से y1 की तरफ जा रहा है, ये है इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक। अब अगर मान लो ऐसा हुआ कि ये अपना पोजीशन चेंज कर दिया, क्या किया, अपना पोजीशन चेंज किया। अब देखो चेंज करके दिखाते हैं पोजीशन वेक्टर को इसका। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पहले ही मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां पर है ए पोजीशन पे, कहां पर है, पोजीशन ए पर।
ए का अगेन हम देखें तो क्या हो जाएगा, x1 और y1 है, ठीक, जिसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं। पहले इस ए जगह पर है, इस ए का पोजीशन वेक्टर हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। एक मिनट ना, कलर चेंज कर दे रहा हूं। ये ओरिजिन क्या ले लिया अपन लोग, 0 0 ओ मान के चल रहे हैं। तो ये पहले कहां चला गया, पहले ए पोजीशन पर रखा हुआ है। तो ए पोजीशन का, ए का पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाया जाएगा, ए का पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा, ये देख लो, समझ आ रहा है। ये हो जाएगा ओ ए। पोजीशन वेक्टर को अपन लोग चाहेंगे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ओ ए करके वेक्टर ओ ए, ओ से ए की तरफ। तो ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, ओ से ए की तरफ, समझ आया। अब मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है मूव करते 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 ये यहां पहुंच गया, या अपन उसको ऐसा दिखा देते हैं, ठीक है ऐसे कर देते हैं। ये मूव करते करते कहां चला गया, ये थोड़ा बड़ा ले लो क्या, इसको छोटा हो जा रहा है। चलो फिर से बना, x1 y1 और ये हम बना लिए पोजीशन वेक्टर ओ ए, ओ ए, ठीक है। इसी को हम लोग चाहेंगे तो आगे चल के R1 भी बोल देंगे या R इनिशियल बोल देंगे, पहला पोजीशन, ठीक। अब मान लेते हैं ये ट्रेवल करते करते कहां चला गया, ये चला गया इधर कहीं पे दूसरे पोजीशन पे। ए से कहां चला गया, ये दूसरे पॉइंट पे चला गया, पॉइंट बी पे, ये पॉइंट बी चला गया। और पॉइंट बी का लोकेशन क्या है, मान लेते हैं x2 और y2 है, ठीक है। तो पहले ए पे था और ए से कहां ट्रेवल करके चला गया, बी पे चला गया। तो बी पे अगर हम उसका पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर देखें तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसको हम लोग कैसे ले लेंगे, ओ से बी, ये देख लो ओ से बी। तो ओ से देखो पहले कहां था, ए से कहां चला गया, बी चला गया। तो ये जो बी ए से बी में चेंज हो रहा है ये क्या कहलाएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर और कुछ नहीं, यही किसको बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। किसको बता रहा है ये, कि ए से बी के डायरेक्शन में ये कहां चला गया, मूव करते हुए इस तरह से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करके चला गया। इसको हम लोग चाहेंगे तो आने वाले टाइम पे ऐसे डेल्टा आर करके रिप्रेजेंट कर लिया करेंगे। और ये ए से बी के डायरेक्शन में जा रहा है ना, इसीलिए क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, समझ आ रहा है। अब इसको हमको अगर निकालना हो, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो भाई सीधा वेक्टर का हेल्प लेंगे। और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, जिसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यूनिट डायरेक्शन आई के, और इसका क्या हो जाएगा, जे के। अगर 3 डायरेक्शन रहेगा तो तीनों लगा देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर वाई एक्सिस, ठीक। तो यहाँ पर हम चाहें तो जो पहला वाला है इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं R1, क्या बोल लेंगे इसको, R1, और इसको क्या बोल देंगे, R2, या फिर बोल देंगे हम लोग R फाइनल, और ये पहले वाले क्या बोल देंगे, R इनिशियल। ये हो जाएगा R इनिशियल। और मान लेते हैं कि अब R इनिशियल का वैल्यू कितना है, R इनिशियल इज इक्वल टू, हमको अगर A का पोजीशन डिफाइन करना है, पहली बार का पोजीशन डिफाइन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x1 कौन सा डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन पे। दूसरा y का क्या हो जाएगा, y1, और ये हो जाएगा j के। अगर हमको इसका लिखना है वेक्टर के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ये r फाइनल इज इक्वल टू x2 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा, y2 j के। और अगर हमको दोनों का क्या निकालना है, दोनों का चेंज निकालना है पोजीशन, तो डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। इतना हम लोग समझ गए क्या, अब इतना समझ गए तो उसको आगे हम निकाल के पूरा दिखा सकते हैं। अब उसको मैं लिख के रखा हूं तो आप लोगों को सीधा यही दिखा देता हूं। देखो
इफ हम मान लेते हैं कि आर इनिशियल कितना है x1 i1 प्लस x1 i हो जाएगा प्लस y1 z, आर एफ कितना है x2 i प्लस y2 z। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, डेल्टा आर का वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो वेक्टर डेल्टा आर क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस, इसको अपन वेक्टर लगा देते हैं, वेक्टर आर एफ इज इक्वल टू वेक्टर आर आई, ये देखो है ना, तो वेक्टर आर एफ माइनस वेक्टर आर आई, दोनों को क्या कर दिए यहां पर लिख दिए। ठीक, आप चाहो तो यहां पर एक लाइन लिख लेना, डेल्टा आर वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस आर आई, फिर उसके बाद ये लाइन लिख लेना है ना, तो कितना हो जाएगा x2 माइनस x2 आई के प्लस y2 जे के माइनस, पुट कर दिए वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अंदर ब्रैकेट ओपन कर दिए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आई के वाले को एक साथ रख लिए, जे के वाले को एक साथ रख लिए, फिर ये हो जाएगा फाइनली क्या, फाइनली हमको क्या मिल गया यहाँ पर, डेल्टा आर का वैल्यू वेक्टर के फॉर्म में मिल गया। बट अगर हमको इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, तो ये मिल जाएगा मैग्नीट्यूड, समझ आ रहा है। और ये मैग्नीट्यूड और कुछ थोड़ी है, हम लोग तो इसको क्लास 10 में पढ़े थे ना, डिस्टेंस फार्मूला यही तो था क्या, तो ये तो डिस्टेंस फार्मूला है दो पॉइंट के बीच का। ठीक है, तो इसका भी हेल्प से हम लोग आगे चल के एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, ये बीच में कभी कभी यूज हो जाएगा। ठीक, चलो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, जल्दी से आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ जल्दी से। कितना है आंसर, मुंह का छुपा रहा हो, जितना उतना तो आंसर आ जाता। क्या रीजन है, कितना डिस्टेंस, तो फिर क्या ही करोगे बता करके, जब मैं ही बता दूंगा तो। देखो क्या बोल रहे क्वेश्चन, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम -15 मीटर, अगर हम एक्सिस ड्रॉ कर लें या नॉर्मली इसको ऐसे कोऑर्डिनेट पे रख लेते हैं, ये मान लो क्या है, जीरो पोजीशन है, ये जीरो पोजीशन से आगे देखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये जीरो पोजीशन है, पहले वो किधर गया, एक्स एक्सिस में -15, कहाँ चला गया, एक्सिस में -15, तो ये हो जाएगा -15 यहाँ पर है पहले, -15 मीटर में, ठीक है, y में जीरो है मतलब एक्स एक्सिस में ही कंप्लीटली है वो। इसके बाद वो ट्रेवल करके कहाँ चला गया, 12 एक्स में चला गया, तो ये देखो एक्स में कहाँ पर आ गया, ये 12 मीटर पे आ गया। ठीक है, पहले वो यहाँ पर था, अभी चला गया इधर, फिर फाइनली कहाँ चला गया, वापस आकर के वो -3, मतलब यहाँ पहुंच गया, इधर पे कहीं पे -3। देखो पहला क्या चीज चाहिए हमको, डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो भाई डिस्टेंस क्या है, पहले वो कहाँ पर था, -15 पे था,
तो हमें डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। तो 15 प्लस, देखो 15 से वो कहाँ चला गया, 12 तक चला गया, -15 से पहले कहाँ जाएगा, 0 तक के जाएगा ना वो। जब वो ट्रेवल करेगा तो क्या करेगा, -15 से पहले कहाँ जाएगा, 12 तक जाएगा। फिर 12 से वापस कहाँ तक आ गया, 3 तक आ गया। तो 12 से, सॉरी 15 से पहले 0 तक के गया, तो कितना ट्रेवल किया, 15। फिर 0 से कहाँ तक जाएगा वो, 12 माइनस, कौन सा 0 से नहीं गया है, -15 से 12 गया है। तो -15 से 12 तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, -15 से 0 गया, मतलब कितना है टोटल, ये यहां से कितना है, 15 है ना, और यहां से यहाँ कितना है, 12 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर। समझ आया कि नहीं यहां तक के बात। ये देखो, तो पहले -15 से 0 तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसके बाद 0 से 12 तक में कितना किया, 12 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और वापस देखो 12 से कहाँ आ गया, -3 में आ गया। तो 12 से -3 तक के आने में वो कितना करेगा, 12 से पहले 0 आएगा, मतलब फिर से कितना आ गया, 12, और उसके बाद फिर क्या करेगा ये, 0 से तो यहाँ पर 3 आ गया। कोई दिक्कत समझने में इसको, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है, देखो टोटल हो रहा है 42 मीटर, ये है डिस्टेंस। समझ पाएगी नहीं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का सिंपल फंडा है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल फाइनल पोजीशन देखो कहां पर पहुंच गया है, -3 पे पहुंच गया। पहले कहां पर था, -15 पे था। तो सिंपल सा बात है, कितना आ जाएगा ये, माइनस माइनस पर प्लस, तो कितना हो जाएगा, 12 मीटर पॉजिटिव में। समझ आ रहा है, आपको दिख भी रहा है कितना यहाँ पर हुआ, -15 से -3, मतलब कितना हो जाएगा, पॉजिटिव के डायरेक्शन में मूव किया है ना। देखो -15 से क्या हो गया, -3, मतलब किधर चला गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में गया ना। बस वही है, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, यहां से यहां, ये दोनों पॉइंट पे। इसको अपन क्या बोल देंगे, इनिशियल ये हो जाएगा P इनिशियल, और ये क्या हो जाएगा, P फाइनल। ठीक, चलो अगला, इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को यहां पर S से रिप्रेजेंट किया गया है और टाइम को T से, तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है बोल रहा है इसमें का, कौन सा पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सोच लो, समझ लो, 2-3 सेकंड का टाइम ले लो सोचने समझने में। ए आंसर है, ठीक है, और बाकी लोगों का, ठीक है, और आप दोनों का, बहुत आसान है, थोड़ा बहुत अपने आप में थोड़ा सा सोचो यार कि इतना गधे नहीं हो आप लोग, बता सकते हो इसको, पूरा ग्राफ पढ़ के रखे हुए हैं। अभी जो पढ़े हैं उस लॉजिक को दिमाग पे रखो, और ये सब ग्राफ क्या बोलना चाह रहा है समझो इसको। ग्राफ सिंपल ये बताता है कि एक पैरामीटर के रिस्पेक्ट में दूसरे पैरामीटर में कैसा चेंज हो रहा है। पहला क्या बताना चाह रहा है कि टाइम के करस्पॉन्डिंग जो इसका पोजीशन में चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा बताना चाह रहा है कि टाइम के करस्पॉन्डिंग पोजीशन में चेंज क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तीसरा बताना चाह रहा है टाइम के करस्पॉन्डिंग उसका जो स्पीड है वो क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या है, डिक्रीज होते जा रहा है। और चौथा बताना चाह रहा है कि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज ही हो रहा है, सडनली ज्यादा बढ़ गया। ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, इंक्रीज हो रहा है ना, और यहां पर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है डिस्टेंस जो है, मतलब पहले जो है 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले घंटे में, अगले घंटे में भी 5 किया, फिर अगले में भी 5 किया। लेकिन यहां आप देखो ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है,
ये नहीं हो सकता। समझ आ रहा है? हम लोग लिखे हैं ना, टाइम के साथ में नेवर डिक्रीजेस। डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। अगर टाइम के साथ अगर मोशन बढ़ रहा है तो डिस्टेंस क्या होता जाएगा? बढ़ता ही जाएगा, वो कम कभी भी नहीं होगा। समझ आया? ठीक, चलो फिर आज की कहानी हम लोग खत्म करते हैं। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे और स्पीड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड वेलोसिटी ये सब चीज। ठीक है।